हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको लाभ के बारे में बता रही हूँ कि लाभ किसे कहते हैं और लाभ की क्या सिद्धांत हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि उद्यमी को मिलने वाला जो भाग है उसे लाभ कहते हैं। उत्पादन के मैंने आप लोग को 5 साधन बताए थे, उसमें से 5वां साधन उद्यमी एंटरप्रेन्योर को जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे लाभ कहते हैं। उद्यमी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? अनिश्चितता उठाना, अनिश्चितता वहन करना। तो अनिश्चितता उठाने की वजह से, जोखिम उठाने की वजह से जो कुछ भी उद्यमी को प्राप्त होता है उसको हम लाभ कहते हैं। इसकी कई प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे प्रोफेसर हेनरी ग्रेसन ने बताया है कि लाभ नए आविष्कार लागू करने, जोखिम तथा अनिश्चितता उठाने तथा बाजार की अपूर्णताओं का, बाजार के जो इम्परफेक्शंस होते हैं उनका परिणाम होते हैं। तो ये डेफिनेशन दी गई है किसके द्वारा? प्रोफेसर हेनरी ग्रेसन के द्वारा। और प्रोफेसर जैकब ऑसर ने बताया है कि एक व्यवसाय की बाह्य तथा आंतरिक मजदूरी, ब्याज तथा लगान देने के पश्चात जो अवशेष रह जाता है वह लाभ है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि लाभ है वो एक प्रकार का रेजिडुएंस, अर्थात जो अवशिष्ट रह जाता है वो होता है। प्रोफेसर उल्मर के अनुसार एक फर्म की कुल आय तथा कुल लागत के अंतर को लाभ कहते हैं। अर्थात टीआर में से यदि टीसी घटा दिया जाए तो हमें लाभ प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम आपकी अवधारणाएं। लाभ की जो मुख्य अवधारणाएं हैं वो निम्नलिखित है। पहली है कुल लाभ। साधारण बोलचाल में लाभ शब्द का प्रयोग व्यावसायिक लाभ या कुल लाभ के लिए ही किया जाता है। कुल लाभ क्या होता है? टीआर माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अर्थात कुल आय में से कुल बाह्य लागतों को घटा दिया जाए तो जो अवशेष प्राप्त होता है उसको लाभ कहते हैं। तो कुल व्यावसायिक लाभ की तत्व कौन कौन से हो गई? इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओवन कैपिटल, अपने कैपिटल पर, अपने पूंजी पर जो ब्याज पूंजीपति को प्राप्त होता है वो, इंश्योरेंस चार्जेस, बीमा के चार्जेस, वेजेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन लेबर, अपने खुद के परिश्रम की, अपने खुद के श्रम की उद्यमी की मजदूरी, रेंट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन लैंड, अपनी भूमि पर एंटरप्रेन्योर को जो भी लाभ लगान प्राप्त हो सकता है वो, डेप्रिसिएशन चार्जेस, मूल्यह्रास, इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट, आर्थिक या शुद्ध लाभ। तो ये सब किसके तत्व हैं? ये कुल व्यावसायिक लाभ के तत्व हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक या शुद्ध लाभ। अर्थशास्त्र में लाभ से अभिप्राय आर्थिक या शुद्ध लाभ से होता है। आर्थिक लाभ का अनुमान लगाने के लिए हम कुल प्रॉफिट में से जो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, जो आंतरिक लागतें हैं, उनको घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? आर्थिक लाभ या शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। अर्थात आर्थिक लाभ किसके बराबर होता है? टीआर माइनस टीसी। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट, अर्थात कुल आगम में से कुल लागत घटा दी जाए तो हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट में आंतरिक जो लागतें हैं उसमें क्या क्या शामिल करते हैं? उद्यमी की खुद की जमीन पर लगान, प्लस उद्यमी के खुद की पूंजी का ब्याज, प्लस उद्यमी के खुद के श्रम का मजदूरी, प्लस सामान्य लाभ। ये सब किसमें शामिल होते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट में। तो यदि हम कुल लाभ में से ये इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये आंतरिक लागतें घटा दें तो हमें आर्थिक लाभ या शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। तो ये दोनों कंसेप्ट्स मैंने बताई हैं आपको, कुल लाभ, आर्थिक या शुद्ध लाभ, ये देखी हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक लाभ के कौन कौन से सिद्धांत हैं। लाभ के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनमें से कुछ विशिष्ट सिद्धांतों की चर्चा हम लोग करते हैं। इसमें से पहला सिद्धांत है लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का विवेचन प्रोफेसर जेबी क्लार्क के द्वारा किया गया है। इनके अनुसार लाभ एक गत्यात्मक डायनेमिक आधिक्य सरप्लस है जो केवल गत्यात्मक स्थिति में उत्पन्न होता है, अर्थात अगत्यात्मक अवस्था में लाभ नहीं मिलता है। प्रोफेसर क्लार्क के अनुसार गत्यात्मक अवस्था में वस्तु की कीमत तथा लागत के अंतर के कारण लाभ उत्पन्न होता है।
अगत्यात्मक जो कंडीशन होती है उसमें मांग, पूर्ति, जनसंख्या आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस अवस्था में उद्यमी के लिए कोई भी जोखिम या अनिश्चितता नहीं होती है। अतः प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता की बराबर आय प्राप्त होती है। इसलिए सारा राष्ट्रीय उत्पादन साधनों में ही बढ़ जाता है और उद्यमी को केवल प्रबंध की मजदूरी अर्थात केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। इस अवस्था में वस्तु की कीमत वस्तु की औसत लागत के बराबर होती है अर्थात लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्लार्क के अनुसार वास्तविक जीवन में जो गत्यात्मकता है वो कई कारणों से पाई जा सकती है। उसमें पहला जो कारण है वो है जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन होने पर क्या होता है? मांग में परिवर्तन होता है, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, पूंजी की मात्रा में परिवर्तन, व्यावसायिक संगठनों के रूप में परिवर्तन। इन सब की वजह से अर्थव्यवस्था में गत्यात्मकता उत्पन्न होती है और इसी की वजह से लाभ उत्पन्न होता है। स्टोर्नियर और हेग ने तो यहाँ तक कहा है कि एक अर्थव्यवस्था में जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता वहाँ कोई लाभ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत के अनुसार गत्यात्मक अवस्था में ही लाभ प्राप्त होते हैं और मैंने इस प्रकार के परिवर्तनों की चर्चा आप लोग के समक्ष की है। अब हम लोग दूसरा सिद्धांत देख रहे हैं, नव प्रवर्तन सिद्धांत, इनोवेशन थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर शुम्पीटर के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत का मानना है कि उद्यमी का जो मुख्य कार्य है वो नव प्रवर्तन अर्थात नए नए आविष्कार करना है और उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। इन नव प्रवर्तनों के कारण ही उद्यमी को पुरस्कार, जो कुछ भी पुरस्कार प्राप्त होता है वह लाभ कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट आर इनोवेशंस, नव प्रवर्तन क्या है? प्रोफेसर शुम्पीटर ने नव प्रवर्तन शब्द का उपयोग है वो काफ़ी व्यापक रूप में किया है। उनके अनुसार वे सब आविष्कार तथा परिवर्तन जिनके फलस्वरूप उत्पादन लागत को कम किया जा सके या औसत आय को बढ़ाया जा सके, जिससे आय तथा लागत का जो अंतर है बढ़ जाता है अर्थात लाभ बढ़ जाता है, वो सब क्या कहलाते हैं? नव प्रवर्तन कहलाते हैं। तो शुम्पीटर ने नव प्रवर्तन के अंतर्गत वस्तु के उत्पादन की कीमत को कम करने के लिए किसी नई पद्धति को अपनाना या वस्तु की मांग को बढ़ाने के लिए नई नीति को अपनाना, इन सबको इसमें शामिल किया है। शुम्पीटर के अनुसार नव प्रवर्तन है वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है नई वस्तु का उत्पादन, दूसरा है उत्पादन के नए तरीके का उपयोग, तीसरा नए बाजार की स्थापना, कच्चे माल के नए साधन की खोज और पांचवा है उद्योग का पुनर्गठन। तो इस प्रकार से प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार नव प्रवर्तन के फलस्वरूप होने वाले लाभ कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। इसका क्या कारण है कि दूसरे उद्यमी भी नव परिवर्तन की नकल कर लेते हैं, उसको इमिटेट कर देते हैं। इसकी वजह से उद्यमी में परस्पर प्रतियोगिता बढ़ जाती है और इस कारण से आर्थिक लाभ समाप्त हो जाते हैं। तो इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। प्रोफेसर शुम्पीटर ने माना है कि लाभ के निर्धारण में नव परिवर्तन का योग होता है, लेकिन वास्तव में अनिश्चितता भी लाभ के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसकी इसमें उपेक्षा की गई है। और क्लार्क की भांति शुम्पीटर ने भी उद्यमी के जोखिम उठाने के कार्य को महत्व नहीं दिया है। तो ये आलोचना उन्होंने की गई है। तीसरा जो सिद्धांत है बच्चों, कल हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, वो है लाभ का जोखिम सिद्धांत। तो इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। धन्यवाद।